मैं कुश कुमार बायोलॉजी वाला पर आपका स्वागत करता हूं और आज केमिस्ट्री के नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव कर रहे हैं। ऑलमोस्ट ये हमारा लगता है आज 5वां लेक्चर होने वाला है। पिछले लेक्चर्स यानी लेक्चर 4 में हम लोगों ने देखा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं और डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट को मैंने समझाने की कोशिश किया था जिसको उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझ गए हो। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया कि एक्सोथर्मिक क्या होता है और इंडोथर्मिक क्या होता है। इन सारे पॉइंट को आप याद रखेंगे तो ये सब आपको अच्छे मार्क्स उठाने में मदद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिए, जिस समय हम आपको डिकम्पोजिशन बता रहे थे इसमें हम आपको 3 प्रकार का बताएं। एक जिस समय फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन होगा, दैट मींस डिकम्पोज किसी चीज का करेंगे, किसी चीज को तोड़ेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट। दूसरा हम आपको बताए थे इलेक्ट्रोलाइटिक, जो हम बोले थे इसका एक नेक्स्ट सीरीज बना देंगे, कारण यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसके एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन आता है। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब जब इलेक्ट्रिक करंट के पास कराने से वाटर मॉलिक्यूल्स टूट जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत, इसलिए इसको इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इसको एक एक्सपेरिमेंट से समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जब हम लोग इसमें हीट दे रहे थे, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो इसमें हम लोग फोटोलाइटिक देख चुके थे और थर्मल डिकम्पोजिशन देख चुके थे। आज मेनली हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर पर, और इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर। ठीक है, और इसके साथ एक स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन देखेंगे जिसको हम लोग नाम देंगे प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। एनी प्रॉब्लम? इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो आएंगे हमारे वो आएंगे रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन इज नोन एज सेपरेटली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। Then we have the effect of oxidation reduction reaction, that is corrosion or rancidity. Almost 5 to 6 lecture will complete your chapter. Okay, any problem? तो आज सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और इस इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं एक्टिविटी के थ्रू। एनसीईआरटी 1.7 या 8 में दिया हुआ है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। उसमें आपको बताया है कि इलेक्ट्रिसिटी को जैसे ही वाटर से पास करना तो कैसे करेंगे, सो समझिए। एक्टिविटी 1.7 एनसीईआरटी, ठीक है, यानी चैप्टर नंबर 1 का एक्सपेरिमेंट नंबर 7 हम लोग देख रहे हैं, और इसमें मेनली हम लोग क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। एनी प्रॉब्लम? यानी वाटर जो है ये टूट जाएगा। कोई दिक्कत? कैसे टूटेगा सो समझिए। ये कहता है कि एक एक्टिविटी कीजिए। एक एक्टिविटी कैसे कर सकते हैं कि एक मग लीजिए या एक जार लीजिए या एक कंटेनर लीजिए, जो लेना है ले लीजिए। ठीक है, कहा इसको लिए, ठीक है, इसके नीचे से कार्बन रॉड निकाल दीजिए। क्या निकालिए? कार्बन रॉड, यानी हम लोग कह सकते हैं ग्रेफाइट ले लीजिए। ठीक है, ये एक तरह से इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? इलेक्ट्रोड 2 प्रकार का, एक को नाम दे दीजिए एनोड और दूसरे को नाम दे दीजिए कैथोड। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहा इस दोनों में से तार निकालिए और इस तार को एक बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। इस बैटरी में स्विच होगा मान लीजिए, ठीक है, बैटरी से करंट इस होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वाटर क्या है, कंडक्टिविटी करता है। तो वाटर कंडक्टर का काम करता है, वाटर कंडक्टिविटी करता है, वाटर करंट को फॉलो करने में मदद करता है, लेकिन उतना मदद नहीं करता है। उसको थोड़ा बढ़ाने के लिए क्या है, जिसको प्रोटीन विटामिन चाहिए, ठीक है, जो उसके करंट के कैपेसिटी को मूव करने की क्षमता को बढ़ा सके। यानी करंट की तरह तो काम करता है, बात आप जानते हैं, लेकिन और अच्छे से करंट की तरह काम करे, इसके लिए इसमें हम क्या करेंगे, H2SO4 मिला देंगे। क्या मिला देंगे? H2SO4। कोई पूछेगा कि H2SO4 क्यों मिलाते हैं, समझिए। H2SO4 विल इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। वाटर का कंडक्टिविटी कौन बढ़ा देता है? H2SO4 बढ़ा देता है, इसीलिए H2SO4 इसमें ऐड करते हैं, क्योंकि ये क्या है, एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है ना। ठीक है, अब क्या है, H2SO4 क्या है, एसिड है। अब ये एसिड क्या करेगा, जैसे इसमें गया तो इसका कंडक्टिविटी ज़्यादा हो गया, यानी अब करंट इसमें अच्छे से तुम पास करवा सकता है, देख सकता है, उसका इफेक्ट अच्छे से तुम सीन कर सकता है। तो अब क्या है कि अब कहता है कि 2 टेस्ट ट्यूब लीजिए। क्या लीजिए? 2 टेस्ट ट्यूब लीजिए, दोनों में वाटर को भर लीजिए। मान लीजिए टेस्ट ट्यूब ए है, इसमें वाटर भर लीजिए, ये टेस्ट ट्यूब बी है, इसमें भी वाटर भर लीजिए। अब कहता है दोनों टेस्ट ट्यूब से इसको ढक दीजिए। ये टेस्ट ट्यूब से ढक दिए इसको, ये मान लीजिए टेस्ट ट्यूब ए, और इस टेस्ट ट्यूब से ढक दिए इसको, ये मान लीजिए ये टेस्ट ट्यूब बी। ठीक है, यानी 2 टेस्ट ट्यूब से दोनों को ढक दिए, दोनों में वाटर था। अब हम लोग क्या देखेंगे कि जैसे ही यहाँ स्विच ऑन करेंगे, स्विच
ऑन करेंगे तो टेस्ट ट्यूब में जो वाटर प्रेजेंट है उस वाटर को ये डिस्प्लेस करने की कोशिश करेगा और यहाँ पर आपको दिखेगा कि बबल निकलता हुआ ऊपर की तरफ आएगा। क्या निकलेगा? वाटर बबल ऊपर की तरफ निकलता हुआ आएगा। कब? जब हम करंट दिए। ठीक है, तो ऐसे में आप क्या समझिएगा कि जिस समय ये निकलेगा तो ध्यान दीजिएगा एनोड पर जो है ऑक्सीजन गैस बल्ब होगा। कौन सा गैस? ऑक्सीजन। किस पर? एनोड पर। एनोड पर ऑक्सीजन और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस। अब एनसीईआरटी पूछता है कि अमाउंट कितना होगा? हाइड्रोजन का अमाउंट जो होगा वो ऑक्सीजन के दुगुना होगा, यानी ऑक्सीजन की तुलना में हाइड्रोजन का जो इवोल्यूशन होगा रेट वो दुगुना होगा। कोई दिक्कत? एनोड कहाँ निकलेगा? सॉरी, ऑक्सीजन कहाँ निकलेगा? एनोड पर। हाइड्रोजन कहाँ निकलेगा? कैथोड पर। कैसे याद रखेंगे? एससी वर्मा। एससी वर्मा का बुक आता है ना, तो हाइड्रोजन कैथोड पर निकलेगा। कोई दिक्कत? हाइड्रोजन कहाँ निकलेगा? कैथोड पर। और एनोड पर ऑक्सीजन निकलेगा। देखिए थोड़ा नाम जाने, एस एनोड और एस ओ भी होता है और ओ से ऑक्सीजन भी होता है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, नाम मिलता जुलता है ऑक्सीजन का, एनोड। ठीक है, दोनों का नाम ओ आ जाता है। चलिए इस तरह से क्या दिखेगा कि आप यहाँ पर वाटर बबल देगा। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग टेस्ट करेंगे। हम लोग टेस्ट करेंगे कि सही में यहाँ हाइड्रोजन निकला कि नहीं निकला। आपको याद होगा हम कभी पॉप टेस्ट बताए होंगे कि हाइड्रोजन के पास जैसे ही किसी फ्लेम को ले जाइएगा ना हाइड्रोजन गैस के बाद तो पप आवाज करेगा, साउंड निकालेगा पप। ठीक है, उसको कहते हैं पॉप साउंड टेस्ट। उसको क्या कहते हैं? पॉप साउंड टेस्ट। अब क्या करेंगे हम लोग? अब हम लोग क्या करेंगे? कैथोड पर हाइड्रोजन निकला है, इस टेस्ट ट्यूब को निकालेंगे। ठीक है, और यहाँ पर फ्लेम जला लेंगे, फ्लेम के पास ले जाएंगे। फ्लेम के पास जैसे ही ले जाएगा तो आपको कौन सा साउंड सुनाई देगा? पॉप साउंड। और ये पॉप साउंड क्या बताएगा कि इसमें क्या प्रेजेंट है? और इस तरह से आप देखिए कि जैसे करंट दिए तो वाटर ना था पहले, इसमें वाटर टूट के एक तरफ हाइड्रोजन आने लगा और एक तरफ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इस तरह से आपका इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। कोई परेशानी? चलिए आगे चले, इसको बना के नोट डाउन कर लीजिए। देखिए यहाँ इधर ध्यान से देखिए। अब ध्यान देने वाली जो बात है इसमें वो बात है कि आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या सीखना है? डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहने का मतलब हुआ कि एक चीज को कोई चीज डिस्प्लेस कर दिया। कहा कि ये चीज डिस्प्लेस हो गया, मतलब ये चीज वहां से हटकर दूसरी जगह चली गई। तो कोई चीज अपने मन से हटकर नहीं जाता है, उसको हटाया जाता है। ठीक है, जैसे कोई आत्महत्या किया तो प्रेशर इधर नहीं बढ़ा, प्रेशर इधर बढ़ा। कोई उसको मेंटली टॉर्चर किया हुआ तो कोई अपने शौक से आत्महत्या नहीं करता। ठीक इसी तरह से क्या है कि आज जो हम आपको डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा रहे हैं, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कि आखिर आत्महत्या का कारण बनेगा कौन। नहीं समझ में आया? कोई मरेगा तो वो काहे मरा, इस रीजन का छानबीन करना पड़ेगा। उस रीजन के बारे में जानकारी रहेगा तो आप आसानी से समझिएगा भैया काहे मरा। ठीक है, तो वही बात यहाँ है कि अगर डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट आप पढ़ रहे हैं तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से याद होना चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से याद होना चाहिए। इसको याद करने के लिए मेरा अपना बनाया गया एक तरीका है। कैसे तरीका है? देखिए, कोई एक लड़का है जिसका नाम पोसो है। उसका नाम क्या है? पोसो है। और उसकी माँ का नाम अलका है। उसकी माँ का नाम क्या है? अलका है। क्या बोल रहे हैं? एक लड़का है जिसका नाम क्या है? पोसो है। माँ का नाम क्या है? अलका है। लड़का का नाम? माँ का नाम? माँ का नाम? लड़का का नाम? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने के लिए अब तक का सबसे आसान ट्रिक है, और ये ट्रिक आपको सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी वाला पर उपलब्ध मिलता है। ठीक है, इसलिए बायोलॉजी वाले को सब्सक्राइब कीजिए, उसका चैनल देखते रहिए। तो क्या देखिएगा सो समझिए। पोसो का माँ अलका जी। पोसो एक लड़का है जिसके माँ का नाम क्या है? अलका जी। लड़का का नाम पोसो, माँ का नाम अलका, माँ का नाम अलका, लड़का का नाम पोसो, और जो उसकी माँ है ना वो आयरन लेडी है। वो क्या है? आयरन लेडी। तो पोसो का माँ अलका जी आयरन लेडी है। क्या बोले? पोसो का माँ अलका जी आयरन लेडी है, यानी पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन। कोई दिक्कत? कोई यहाँ पर CO से दर्शाएंगे, COI कोई। ठीक है, तो कोई का यहाँ ऊपर हो जाएगा। कोई मार सके, कोई मार सके तो सिल्वर गोल्ड मिलेगा। कोई मारे तो सिल्वर गोल्ड मिलेगा, यानी वो आयरन लेडी है, मजबूत लड़की है। अगर लेकिन कोई इसको मारता है तो उसको हम सिल्वर और गोल्ड देंगे। यही बात है यहाँ पर। पोसो का माँ अलका जी आयरन लेडी है, कोई मार सके तो सिल्वर गोल्ड देंगे। कोई दिक्कत? तो देखिए, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। याद रहेगा? इतना याद रहेगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आसानी से आसानी से। जैसे समझिए, एक एक्टिविटी से आपको समझाने का कोशिश किया गया है। एनसीईआरटी कहता है कि आप 2 टेस्ट ट्यूब लीजिए। ठीक है आयुष? यस सर। कितना टेस्ट ट्यूब? 2। एक को कहा A कहिए, दूसरे को कहा B कहिए।
कहा दोनों में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डालिए, CuSO4 डालिए, कोई दिक्कत? अब कहा 3 ठो आयरन नेल लीजिए, यानी 3 को कांटी लीजिए और 2 कांटी को एक धागे से बांध दीजिए। ये दोनों कांटी को क्या कीजिए, एक धागे से बांध दीजिए और इसको इसमें गिराइए। जैसे इसको इसमें डिप कीजिएगा, डिबो दीजिएगा, ठीक है। कहता है 20 मिनट तक इस एक्सपेरिमेंट को छोड़ दीजिए। अब छुइए मत, इस जो सिस्टम को आप तैयार किए हैं 20 मिनट तक। ए यार कहता है अब इसको आप 20 मिनट तक इसमें डुबो कर छोड़ दीजिए। लेकिन ध्यान दीजिए, अब इसके आप 3 नेल लिए थे ना, 2 ही डुबोए हैं, तो एक नेल को आप बाहर रखिए ताकि उससे आप क्या कर सकिए, कंपेयर कर सकिए कि भैया पहले ऐसा कलर था, बाद में डालने के बाद ऐसा कलर हो। इसीलिए यहाँ पर 2 को सोल्यूशन लिए, जिसमें डालेंगे देखेंगे उसका कलर जो होगा ना वो फेड हो जाएगा, थोड़ा फीका हो जाएगा, थोड़ा ग्रीनिश कलर आ जाएगा, और जबकि ऐसे इसका क्या होगा, ब्लू कलर रहेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, जैसे ही इसको इसमें डुबोया तो 20 मिनट बाद जब इस कांटी को निकालेगा तो तुम देखेगा इसका कलर कन्वर्ट होकर ब्राउन हो जाएगा। ये ब्राउन क्यों हुआ, इस बात को समझिए। हुआ क्या कि पहले तो ये आयरन नेल था, ये क्या था, आयरन नेल था, तो आयरन में Fe प्रेजेंट था और डाले हम क्या चीज में, CuSO4 में। तो जैसे ही हम CuSO4 में डाले तो यहाँ पर ध्यान से दीजिए, सल्फेट कॉपर के साथ था। लेकिन देखिए कोई भी चीज है, कोई भी चीज है, खान सर कहते हैं ना कि लड़का रईस हो, लड़की सुंदर हो और लड़का रईस हो तो फिर प्रेम तुरंत हो जाता है। ये ताकतवर था, आयरन ताकतवर था, कॉपर से ज्यादा ताकतवर था। धड़कन फिल्म देखें, धड़कन फिल्म देखें, क्या कह के छाट देता है सुनील सची को, खाने पीने का औकात नहीं, मेरी बेटी का हाथ थामेगा क्या, निकाल दिया। काहे शिल्पा सर की सुनील सर के पास काहे नहीं जा पाया, काहे नहीं जा पाया, अंजलि देव के पास काहे नहीं जा पाया, काहे देव कमजोर था, राम मजबूत था उस समय, ठीक है। इसलिए तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखिए कॉपर कहाँ है, बहुत नीचे है, इसके ऊपर कौन है, आयरन। इसका मतलब ये आयरन क्या करता है, कॉपर को भगा देता है और आयरन कॉपर के साथ गठजोड़ कर लेता है, FeSO4 + Cu अकेला हो जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर Cu अकेला बचा तो ये अकेले रहता है, इसका प्यार में खाली बफे है। ऐसा नहीं कि तुम उसको छोड़ दिए तो हम दूसरे, जिस दिन हम तुमको भुला दिए उस दुनिया में हम नहीं है, देखो तुमने हमें भुला दिया, मुझको कोई गम नहीं, जिस दिन हमने तुम्हें भुला दिया उस दिन दुनिया में हम नहीं। कहने का मतलब कि कॉपर ऐसा नहीं करता है कि चलो भाई तुम्हारा शादी हो गया तो हम भी कहीं जाके शादी करके सेट हो जाए, नहीं, कहा कोई बात नहीं, हम अकेले जी लेंगे, तेरी यादें ही बस काफी हैं, ठीक है। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ऐसा नहीं होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दोनों पावरफुल रहेगा। तुम छोड़ के गया, दिखाते हैं तुमको, तुमसे बढ़िया ले आएंगे हम। तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, इतनी बड़ी दुनिया में एक तू ही तो नहीं हंसी। कहने का मतलब कि यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि एक साइड एक अकेला बंदा बच जा रहा है जो अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, ठीक है। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में हम लोग देखेंगे कि आयंस का एक्सचेंज हो जाएगा। इतना बात ये समझने में कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको कहते हैं? ऐसा रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को भगा देता है। कोई दिक्कत? इसमें आप देखें कि FeSO4 तब बना जब CuSO4 में Cu लेस रिएक्टिव था, Fe ज्यादा मोर रिएक्टिव था, ये Cu को भगा दिया और FeSO नोट डाउन ऑन योर कॉपी। यस सर नहीं, अभी टेस्ट होगा, देखो नहीं यहाँ। अब इधर आइए, अब इधर आ जाइए, थोड़ा सा आ जाइए, आयुष भैया खड़े हो जाइए। अभी आयरन को डाले थे CuSO4 में, तो हमको मिल रहा था FeSO4। अगर मान लीजिए जिंक को डालेंगे तब क्या होगा? CuSO4 में जिंक को अगर CuSO4 में डाल देंगे तो क्या होगा? जिंक कहाँ आएगा? अलका जी। Cu कॉपर बहुत पीछे है, मजबूत कौन है, जिंक या कॉपर? किसको भगा देगा, कौन? जिंक भगा देगा, कॉपर को तो भगा, कॉपर भागा तो ZnSO4 + Cu। अभी गाएगा तोहरा मोहब्बत में जिंदगी खराब हो गई, समझ में आया बात? चलो बैठो, ओए कराओ जाओ, चलो। अगर मान लो पीवी किसको कहते हैं, लीड को, प्लम्बर। पीवी किसको कहते हैं, लीड को। ये मत सोचना पहला बार नाम दे, पीरियोडिक टेबल जिस दिन बताएं तो उस दिन बता देना। पीवी किसको कहते हैं, लीड को। पीवी किसको कहते हैं, लीड को। पीवी का फुल फॉर्म कोई पूछेगा क्या बोलेगा, प्लम्बम। पी हां बोलिए, हां कंप्लीट है, पीवी का मतलब यहाँ पर होता है प्लम्बर, ठीक है। अगर मान लीजिए पीवी को CuCl2 में डाल देंगे तो, पीवी को अगर CuCl2 में डाल देंगे तब क्या होगा? पीवी को अगर CuCl2 में डालेंगे तो क्या होगा? अरे लेडी, आयरन लेडी है, लेडी कहाँ है, नीचे है, कॉपर को हटा के कॉपर को भगाएगा पीवी। मेरा तुम भागो, गलती से जोड़ा बन गया, तुम्हारा मेरा जोड़ा बनने दो। लेडी SO4
लेडी SO4 बहुत मार मारेंगे तुमको। यहाँ SO4 है रिएक्शन में, तुमको SO4 दिख गया है। चल समझा के बाद चलो आगे दिन पकड़ के रख लेने हैं। अब देखिए, अब हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक्सपेरिमेंट कहता है कि आप सोडियम सल्फेट लीजिए। क्या लीजिए? सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 लीजिए और इसको रिएक्ट करवाइए बेरियम क्लोराइड के साथ, BaCl2 के साथ। ठीक है, क्या बोले? Na2 और SO4 को रिएक्ट करवाना है बेरियम क्लोराइड के साथ। अब कैसे कीजिएगा? अब क्या होगा अब बताइए। अब तक आप देख रहे थे जो मोस्ट रिएक्टिव था वो उसको भगा दे रहा था, लेकिन यहाँ मोस्ट रिएक्टिव लेस रिएक्टिव से हमको मतलब ही नहीं है। यहाँ पर आयन एक्सचेंज हो जाएगा, पत्नी का हेरा फेरी देगा, हलचल देगा, हलचल नहीं देगा। एक ही रंग रूप रहता है, बदला जाता है, नाम एक के रहता है, हलचल नहीं, रंग रूप एक नहीं रहता है, बस नाम एक के रहता है, सबका नाम अंजलि रहता है। ठीक है, चलते यहाँ देखो, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? BaSO4 बन जाएगा। क्या ये SO4 इधर है ना, ये दोनों आयन एक्सचेंज कर लेगा और ये दोनों आयन एक्सचेंज कर लेगा, NaCl बन जाएगा। बस ये सब बात समझाए हुए हैं पहले वाले लेक्चर में, इसलिए इतना आसानी से समझ में आता है। सोडियम कैटायन है, क्लोरीन एनायन है, दोनों आयन एक्सचेंज कर लेगा। कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज है, Na के ऊपर में Na+1, क्लोरीन के ऊपर में Cl-1, दोनों एक्सचेंज कर लिया, बना लिया। यहाँ पर Ba के ऊपर में +2, SO4 के ऊपर में -2, एक्सचेंज किया, आयन बना लिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? फिर झूठ बोलता है। देखो, अब जैसे ही इस दोनों को मिलाइएगा ना, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को, ठीक है, एक व्हाइट इनसॉल्युबल सब्सटेंस मिलेगा। इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो घुलता नहीं हो, ठीक है। अगर ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें व्हाइट इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, व्हाइट इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड प्रिसिपिटेट। उसको क्या कहते हैं? प्रिसिपिटेट। और ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं क्योंकि आज पता नहीं जब मेरा बहुत दर्द कर रहा है बोल रहे हैं तो, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि आप सब कुछ समझ पा रहे होंगे, कंसेप्ट मेरा क्लियर जा रहा होगा आपके दिमाग। तो इस तरह से आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या देखिए कि कोई किसी के बिना अकेले नहीं रहता है, सब अपना अपना जोड़ा ढूंढ लिया। Cl2 Ba को छोड़ के भागा तो ये उसको उसके वाली बोला तुम आ जाओ मेरे पास, ये उसके पास चला गया। ठीक है, मतलब पूरा दुनिया गोल है। ठीक है, कोई दिक्कत? जैसे ये जो बनेगा ना, ये बेरियम सल्फेट जो बनेगा, ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस होगा, व्हाइट कलर का होगा, क्योंकि दोनों व्हाइट ही कलर का होता है। जैसे ही दोनों को मिलाइएगा तो और व्हाइट हो जाएगा। तो पानी में जो नहीं घुलेगा ना, दैट इज कॉल्ड प्रिसिपिटेट इनसॉल्युबल सब्सटेंस, व्हाइट इनसॉल्युबल सब्सटेंस। और ऐसे रिएक्शन जिसमें इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनते हैं व्हाइट कलर के, दैट इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। कोई दिक्कत? चलिए लिखिए, जल्दी लिखिए, फिर समझाते हैं।